नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। और दोस्तों यह लूसेंट की 2023 की न्यू बुक एडिशन है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए, और इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो आइए हमारे साथ इसे बिल्कुल शुरू से पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों अभी इसमें हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 4 भूगोल, और भूगोल की प्रश्नावली नंबर 8 आज हम करेंगे, जिसका नाम है भूकंप। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इस बुक के अध्याय नंबर 4 भूगोल की प्रश्नावली नंबर 8, इसका नाम है भूकंप। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो दोस्तों प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। दोस्तों प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जो है वह रीढ़ के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, जिसके अनुसार प्रत्येक चट्टान में तनाव सहने की एक क्षमता होती है, और उसके पश्चात यदि तनाव बल और अधिक हो जाए तो चट्टान टूट जाती है और टूटा हुआ भाग पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है, और इस प्रकार चट्टान में भ्रंशन की घटनाएं होती हैं एवं भूकंप आते हैं। तो दोस्तों यह था प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था रीढ़ ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वह है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के कारण ही पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां। तो दोस्तों भूकंप मूल यानी कि फोकस कौन सा स्थान होता है हमें बताना है। तो दोस्तों भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो किससे संबंधित है। तो दोस्तों अधिकेंद्र जो है वह भूकंप का एक बिंदु होता है जो कि संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। तो दोस्तों भूकंप उद्गम केंद्र यानी कि पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, तो वह जो केंद्र होता है उसके ऊपर जहां भूपृष्ठ पर उसके ऊपर के बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को उत्केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भूकंप में धरातलीय तरंगे किस तरह की तरंगे होती हैं। तो दोस्तों भूकंप में धरातलीय तरंगे एल तरंगे होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। तो दोस्तों दीर्घ पृष्ठीय भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों हम कुछ कथन दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला पढ़ते हैं कि भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। तो दोस्तों ये गलत है, जबकि समभूकंप रेखा का आकार अनियमित होता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, ये कथन सही नहीं है। और दोस्तों बाकी और ऑप्शन जो है वो भी पढ़ लेते हैं। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आते हैं समभूकंप रेखा कहलाती है। तो दोस्तों यह सही है। और भूकंपी तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है, ये भी सही है। तो दोस्तों जिस यंत्र में भूकंपीय तरंगों को अंकित किया जाता है वह सिस्मोग्राफ कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी जो है वह गलत है, और गलत ही हमें बताना था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों पढ़ते हैं हम चार ऑप्शन में से कि रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है,
तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल होता है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। और यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। दोस्तों ये भी सही है। तो सभी सही है इसमें, इनमें तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही नहीं है वह इनमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? दोस्तों अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। दोस्तों जब सागर के अंदर भूकंप आते हैं तो उससे जो लहर उत्पन्न होती है उन्हीं लहरों को सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप या प्रतिचक्रवात। तो सुनामी का मुख्य कारण है भूकंप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, विश्व के सर्वाधिक यानी कि 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक भूकंप लगभग 63% के लगभग परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है और इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में भी 13 नंबर प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं कि भूकंपों का प्रभाव जो है महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है और इन लहरों को सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो दोस्तों भूकंप से उत्पन्न जो विनाशकारी समुद्री तरंग होती है उसको जापान में सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो दोस्तों तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर है एस लहर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? दोस्तों सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो दोस्तों सिस्मोग्राफी भूकंप का विज्ञान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों समान भूकंपीय तीव्रता यानी कि समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों जहां भूकंप का एक साथ अनुभव किया जाता है उन क्षेत्रों के जो स्थान है उनको मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, समभूकंप रेखा यानी आइसोसीस्मल लाइन का आकार प्राय कैसा होता है? तो दोस्तों समभूकंप रेखा का आकार अनियमित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भूकंप का क्या कारण है? तो दोस्तों भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, अग्निवलय यानी द सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना प्रतिशत आता है? तो दोस्तों अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का 68% आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती? तो दोस्तों इनमें सुनामी जो घटना है वह धरातल पर नहीं घटित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों इसमें भूकंप जो है वह अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। अनुमेय यानी कि जिसका अनुमान ना लगाया जा सके वह प्राकृतिक आपदा है भूकंप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो दोस्तों इनमें एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण है या होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? दोस्तों भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? तो दोस्तों भूकंप को मापने में प्रयुक्त जो तीव्रता है, तीव्रता का जो पैमाना है
उसकी सीमा है दोस्तों 1 से 12 रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाने की सीमा होती है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 31 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।